चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। अच्छा संदीप, एक बात बताओ कि जाति, धर्म और रंग के आधार पर कानून की सीमाएं तय करना कहाँ तक सही है? बबीता, अगर तुमने ये प्रश्न पूछा ही है तो मेरी अपनी राय सिर्फ ये है कि इंसान को उसके मजहब और शरीर के रंग और रूप से पहचानना सही नहीं है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत और उसका ज्ञान होता है। वैसे बात तो तुम्हारी सही है और तरक्की पर यकीन रखने वाले आज ज्यादातर लोग धर्म, जात पात, रंग रूप जैसी चीजों को नहीं मानते हैं। तुम्हें पता है बबीता कि आज ही के दिन 1862 में पहली बार इसी संबंध में एक ऐतिहासिक उद्घोषणा भी की गई थी। हाँ, दरअसल ये उद्घोषणा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा उस वक्त की गई थी जब वहाँ सिविल वॉर अपनी बुलंदी पर था। सिविल वॉर अमेरिका के इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक रहा है। इस दौरान वहाँ रहने वाले अफ्रीकन अमेरिकन को दास बनाकर रखा जाता था और साथ ही उन्हें देश के कानूनों का फायदा भी नहीं मिलता था। राष्ट्रपति लिंकन ने बहुत ही समझदारी से अपनी यूनियन को सिविल वॉर से बचाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि अश्वेत अमेरिकी निवासियों को आजाद करने और उन्हें आम नागरिकों के जैसे अधिकार देने संबंधी उनके विचार से न ही पश्चिमी देश सहमत होने वाले हैं और न ही अमेरिका के मूल निवासी। पर दिल में इस दास प्रथा का बोझ अब लिंकन के लिए शायद नासूर बनने लगा था और इसीलिए इन्होंने 22 सितंबर को 1862 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी मुक्ति उद्घोषणा जारी की। लिंकन का मानना था कि अश्वेत लोगों की ये गुलामी राष्ट्र के विकास के साथ साथ नैतिकता के लिहाज से भी उचित नहीं है और इसीलिए उन्होंने कैबिनेट के सामने दास बनाकर रखे गए करीब 30 लाख अफ्रीकी अमेरिकियों को कानूनी रूप से आजाद करने का प्रस्ताव रखा। Any attempt now to separate the freedom of the slave from the victory of the government, any attempt now to secure peace to the whites while leaving the blacks in chains will be labor lost. कैबिनेट ने उनको यूनियन की जीत से पहले इस तरह की कोई भी घोषणा करने के लिए मना कर दिया और फिर उन्हें ये मौका मिला सितंबर 1862 में। 22 तारीख को उन्होंने घोषणा की कि 100 दिनों के भीतर ही दासों को रिहा कर दिया जाएगा और फिर 1 जनवरी 1863 को उन्होंने अपनी फाइनल मुक्ति उद्घोषणा पेश की। On the first day of January in the year of our Lord 1863, all persons held as slaves within any state or designated part of a state, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free. And the executive government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons or any of them in any efforts they may make for their actual freedom. लिंकन की उद्घोषणा के मुताबिक आसपास के क्षेत्रों के सभी गुलाम आगे से आजाद होंगे और करीब 1,80,000 अश्वेत अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं देंगे, जबकि 18,000 नेवी में शामिल किए जाएंगे। अब क्योंकि ये उद्घोषणा मात्र एक राष्ट्रपति का आदेश था, कोई कानून नहीं, इसीलिए इसका असर दिखाई नहीं दिया और एक भी गुलाम आजाद नहीं हुआ। इस बात से परेशान लिंकन ने यूएस के संविधान में एंटी स्लेवरी अमेंडमेंट पर जोर देना शुरू किया। समय बीतता गया और फिर सन 1865 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 13वें संशोधन में दास प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने की बात को कानूनी मान्यता दी गई। हाँ बबीता, ये कानून तो 1865 में बन गया था, लेकिन अश्वेतों को अपने अधिकारों को पाते पाते एक और सदी का समय लग गया। राष्ट्रपति लिंकन ने
फाइनल इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का जो ड्राफ्ट अपने हाथों से लिखा था वो 1871 में शिकागो में लगी आग में जलकर राख हो गया। लेकिन उस ड्राफ्ट का ऑफिशियल वर्जन आज भी वॉशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। बबीता, आज जो एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं वो कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। मतलब ये कि आज सभी को शिक्षा का एक समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन आजादी के पहले पिछड़ी जातियों व जनजातियों के अलावा कम आय वाले लोगों के लिए अपनी शिक्षा पूरी कर पाना बहुत मुश्किल था। हाँ संदीप, उस वक्त आजादी की जंग में तो भाग लेने वाले लोग काफी थे, लेकिन शिक्षा के आधार को जन जन तक पहुँचाने की बात करने वाले लोग बहुत ही कम। और ऐसे ही विरले लोगों में से एक थे कर्मवीर भाऊराव पाटिल। पाटिल देश के अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में से एक थे। इन्होंने मास एजुकेशन यानी हर किसी को शिक्षा जैसे विषयों की जमकर वकालत की। सिर्फ इतना ही नहीं, पाटिल जी सत्य शोधक समाज यानी ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर भी थे। अरे बबीता, ये तो वही सोसाइटी है ना जिसकी स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। हाँ संदीप, पाटिल जी को सामाजिक उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों के कारण ही तो महाराष्ट्र के लोग उन्हें कर्मवीर यानी कि किंग ऑफ एक्शंस का सम्मान देते थे। भारत सरकार ने भी पाटिल के अभूतपूर्व कार्यों का सम्मान करते हुए सन 1959 में पद्म भूषण से इन्हें नवाजा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज ही के दिन 1887 में जन्मे कर्मवीर भाऊराव पाटिल एक बेहद ही दृढ़ संस्कारी जैन परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा ही समाज के विकास में बाधा बनने वाले इन संस्कारों के खिलाफ जंग लड़ी। समाज के प्रति उनके दिल में संवेदना तो बचपन से ही थी, लेकिन कोल्हापुर के राजा राजश्री शाहू महाराज और सोशल रिफॉर्मर महात्मा ज्योतिराव फूले के संपर्क में आने के बाद उनकी ये चाहत और भी बढ़ गई। सत्यशोधक समाज के जुलूसों में पाटिल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और गांव-गांव जाकर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करने लगे। इसी बीच उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, ये सब बिना शिक्षा के पूरा नहीं किया जा सकता है। बस अब तो उन्हें अपना सपना पूरा करने का हथियार मिल गया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो समाज की गंदगी और बुराइयां खुद ब खुद ही दूर हो जाएंगी। सत्य धर्म स्थापन केला धन्य ज्योतिबा झाला, धन्य ज्योतिबा, धन्य ज्योतिबा, धन्य ज्योतिबा झाला, धन्य ज्योतिबा। इसके साथ ही पाटिल जी ने सन 1919 में सतारा जिले के काले स्थित एक बोर्डिंग हाउस से रायत शिक्षण संस्थान की शुरुआत कर दी और 1924 तक इसका मुख्यालय सतारा शिफ्ट कर दिया गया। इस सोसाइटी ने बच्चों की शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए 38 कॉस्मोपॉलिटन बोर्डिंग स्कूल, 578 वॉलंटरी स्कूल्स, 6 ट्रेनिंग कॉलेजेस, 108 सेकेंडरी स्कूल्स और 3 कॉलेजेस की शुरुआत की। ये संस्था आज भी एशिया के लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। वैसे बबीता, ये एक संयोग ही था कि महात्मा गांधी का फ्रीडम मूवमेंट और पाटिल का मास एजुकेशन मूवमेंट दोनों लगभग एक ही समय पर शुरू हुए थे। हाँ संदीप, बिल्कुल सही कहा तुमने। पाटिल जी ने गांधी जी को पहली बार 1921 में बॉम्बे में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान देखा था और उस वक्त वो एक खादी धोती पहने हुए व्यक्ति को रैली को संबोधित करते हुए देखकर स्तब्ध रह गए थे। इस बात का असर पाटिल जी पर इतना गहरा हुआ कि फिर उन्होंने खुद भी ताउम्र खादी ही पहनी। पाटिल जी ने हमेशा ही गांधी जी और जंगे आजादी का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मास एजुकेशन के लिए ही डिवोट किया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो हमेशा यही मानते थे कि असली आजादी ज्ञान की होती है और ऐसी आजादी का क्या फायदा जहां हम उसका एहसास ही न कर सकें।
बिल्कुल सही कहा संदीप। पाटिल जी ने शिक्षा को ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी से आजाद होने का हथियार बताया और हमेशा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश करते रहे। पिछड़ों के उत्थान और गरीबों के लिए शिक्षा को सपने से हकीकत में बदलने वाले इस मसीहा को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि ज्ञान ही विकास की राह प्रशस्त करता है और दुनिया में बहुत से लोग ज्ञानी या विद्वान होते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में हर किसी का नाम अमर क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही कहा बबीता। दरअसल नाम उनका ही याद किया जाता है जिन्होंने अपने इस ज्ञान का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश व समाज के उत्थान के लिए किया हो। हाँ, और अब हम जिस महान शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जितनी भी तारीफ करें वो शायद कम ही पड़ेगी। एक भारतीय होने के बावजूद उन्हें आज भी अंग्रेजी भाषा पर अपनी बेहतरीन पकड़ के लिए पहचाना जाता है। वो एक भारतीय नेता, प्रशासक, वक्ता होने के साथ साथ आजादी की जंग के एक सिपाही थे, लेकिन फिर भी उनके ज्ञान की कीमत न सिर्फ देश के लिए बल्कि विदेशों में भी अनमोल थी। हम बात कर रहे हैं मद्रास के एक गरीब पुजारी के घर 22 सितंबर 1869 में जन्मे वलंगईमन शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री की। जिन्होंने गरीबी की चादर को चीरते हुए अपने ज्ञान की रोशनी को हम तक पहुंचाया। 1857 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अंग्रेजी और संस्कृत विषयों में फर्स्ट क्लास रैंक के साथ उत्तीर्ण की और इसी दौरान उनकी नौकरी एक म्युनिसिपल कॉलेज में एक अध्यापक के तौर पर लग गई। इसके कुछ ही समय बाद शास्त्री जी को ट्रिप्लिकेन मद्रास का हेडमास्टर बना दिया गया और फिर सन 1905 में राजनीति में इनका पदार्पण हुआ। सन 1908 से 1922 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के तौर पर भी जुड़े रहे और फिर असहयोग आंदोलन के शुरू होने पर उन्होंने इस पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया। गोपाल कृष्ण गोखले के आदर्शों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना चुके शास्त्री जी ने सदा मानवता के विकास को ही जिंदगी का प्रमुख लक्ष्य माना। शास्त्री जी महात्मा गांधी के बेहद ही नजदीकी मित्रों में से थे। इस बात को खुद गांधी जी ने भी कई बार अपने लेखों में स्वीकार किया है। वो शास्त्री जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। एक सफल राजनैतिक एवं प्रशासक की झलक शास्त्री जी में साफ नजर आती थी और जिस वक्त ये अन्नामलाई विश्वविद्यालय के चांसलर थे, उस दौरान संस्कृत व अंग्रेजी में इनकी विद्वता किसी से भी छिपी नहीं थी। शास्त्री जी ने तमिल शोध विभागाध्यक्ष M.R. राघव अयंगर को कालिदास के महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतलम का तमिल अनुवाद करने के लिए भी प्रेरित किया था। हाँ, और उनके प्रयासों से तैयार किया गया ये अनुवादित ग्रंथ 1938 में संदम मेत्रे में प्रकाशित हुआ। भारतीय साहित्यों के प्रचार व प्रसार के अलावा शास्त्री जी ने देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत भी की थी। इस दिशा में किए गए शास्त्री जी के प्रयासों में सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। दरअसल वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1904 में देश की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की थी, जिसका नाम था ट्रिप्लिकेन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी। शास्त्री जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के राउलेट एक्ट का पूर्ण विरोध किया था, क्योंकि इसके तहत किसी को भी बिना किसी जांच पड़ताल के जेल में डाल दिया जाता था। शास्त्री जी ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस बिल के खिलाफ अपने एक बेहद ही तीखे व स्पष्ट भाषण से सभी की वाहवाही भी प्राप्त की। इनके कुशल प्रशासन व प्रभावशाली वक्ता जैसी खूबियों को देखते हुए ही इन्हें सन 1919 में प्रीवी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का सदस्य भी चुना गया। 1924 में इन्होंने एनी बेसेंट की इंग्लैंड यात्रा में उनका साथ दिया। ये यात्रा भारत में स्वराज्य की मांग को लेकर की गई थी।
इसके अलावा शास्त्री जी ने पहले व दूसरे गोल्ड मेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। अंग्रेजी भाषा पर शास्त्री जी की कमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कभी वो यूनाइटेड किंगडम जाते तो उन्हें कई बार स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन के लिए कंसल्ट किया जाता। अंग्रेजी पर उनकी इसी पकड़ के कारण ही शास्त्री जी को सदी के 5 श्रेष्ठ अंग्रेजी वक्ताओं में से गिना जाता है। 1946 से शास्त्री जी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहने लगा, जिस कारण उन्हें मद्रास के जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर 17 अप्रैल 1946 को 76 वर्ष की आयु में देश इनकी सेवाओं से महरूम हो गया। शास्त्री जी की मौत पर गांधी जी ने अपना दुख कुछ इन शब्दों में बयां किया था कि उनके मौन ने न सिर्फ हमसे बल्कि पूरी दुनिया से भारत का श्रेष्ठ मानव छीन लिया है। आज शास्त्री जी की जन्म तिथि पर भारतीय प्रशासन के साथ साथ उन्हें बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, अब बातें खेल की दुनिया की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने मैदान पर उतरते ही सबको अपनी रफ्तार का दीवाना बनाना शुरू कर दिया। अपने तूफानी खेल से इन्होंने कई ऐसे करिश्मे किए कि उस खेल का जिक्र आते ही हम उनका नाम खुद ब खुद जुबान पर ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक रोनाल्डो लुइस नजारियो डी लिमा की। बाईस सितंबर 1976 में ब्राजील में जन्मे रोनाल्डो ने मिड 1990s में खुद को ब्राजील और यूरोपियन फुटबॉल का एक न थमने वाला स्कोरर साबित कर दिया था। घुटनों की लगातार कई चोटों के बावजूद रोनाल्डो ने खेल में कई बार अपनी शानदार वापसी की और 2002 वर्ल्ड कप में ब्राजील को जीत का सेहरा पहनाया। लेकिन एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद रोनाल्डो के खेल करियर का अंत बेहद ही अफसोसजनक रहा। उन्हें अपनी चोटों से न उबर पाने के कारण 34 वर्ष की उम्र में यानी 2011 में फुटबॉल खेल जगत से संन्यास लेना पड़ा। रोनाल्डो जब 11 साल के थे तभी इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और वो भी सिर्फ अपने फुटबॉल करियर में आगे बढ़ने के लिए। बारह वर्ष की उम्र में इन्होंने सोशल रामोस इंडोर फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया। वर्ष 1993 ही वो साल था जब दुनिया के इस महान खिलाड़ी के करियर की असली शुरुआत हुई थी। इस वक्त रोनाल्डो ने ब्राजील के फुटबॉल क्लब क्रूजेरो को ज्वाइन किया था और यही वो साल था जब पहली बार 1993 की ब्राजील कप चैंपियनशिप में द वन एंड ओनली रोनाल्डो ने अपनी गजब की गोल स्कोरिंग एबिलिटी का प्रदर्शन किया था। 17 वर्ष की उम्र के इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को देखते ही उनका नाम 1994 में यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की नेशनल टीम में शामिल कर दिया गया। इसी साल रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन क्लब PSV आइंडहोवन को बेच दिया गया और फिर यहीं से शुरू हुआ यूरोपीय फुटबॉल क्लबों में रोनाल्डो का जादू भरा सफर। से 1996 तक PSV के साथ रोनाल्डो ने 57 मैचों में 54 गोल किए और 1996 से 1997 तक बार्सिलोना क्लब के साथ 49 मैचों में 47 गोल। बार्सिलोना के बाद रोनाल्डो ने 1957 से 2002 तक इंटर मिलान क्लब की तरफ से खेला और 99 मैचों में 59 गोल अपने नाम किए। अपने करियर के शुरुआती 4 सालों में ही रोनाल्डो ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान हासिल किया और लगातार अपनी स्पीड व पावर से लोगों को चौंकाते चले गए। रोनाल्डो की इस रफ्तार को रोकना किसी खिलाड़ी के लिए तो संभव था नहीं, लेकिन फिर भी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें खेल के मैदान से करीब 2 सालों तक बाहर रहना पड़ा। 1998 को फ्रांस में हुए वर्ल्ड कप के दौरान
रोनाल्डो और ब्राजील से कुछ खास उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन टूर्नामेंट के अंत में चारों तरफ उस वक्त सन्नाटा छा गया जब रोनाल्डो को बहुत तेज चक्कर आया और वो 3-0 के लॉस के साथ फ्रांस से टीम की जीत को गंवा बैठे। वक्त अभी पटरी पर आया ही था कि एक बार फिर नवंबर 1999 में रोनाल्डो के घुटने ने उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। चोट का असर रोनाल्डो पर इस कदर था कि वो कोशिश किसी दूसरी दिशा की तरफ जाने के लिए करते और पहुंच कहीं और जाते। हाँ, पैर का अगला भाग एक तरफ होता और ऊपर का हिस्सा किसी दूसरी तरफ। दर्द से चीखते रोनाल्डो को आखिर में हार मानकर कुछ समय के लिए बैठना ही पड़ा। इस ब्रेक के बाद रोनाल्डो की वापसी हुई 2002 के वर्ल्ड कप में और इन्होंने 8 गोल करके ब्राजील को इसका 5वां वर्ल्ड कप दिलाया। रोनाल्डो ने इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड जीता और साथ ही साथ खुद को टॉप स्कोरर भी साबित किया। Rivaldo is to his right, but again Ronaldo just runs into trouble. This is Harman. Ronaldo wins it back. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come off guard. Ronaldo! Brazil are in front. It's Ronaldo! A mistake by Oliver Kahn after all the great saves he's made, and the man who bounces is Ronaldo. रोनाल्डो ने एक बार फिर से अपनी स्पीड को मेंटेन किया ही था कि 2008 में फिर से घुटने की चोट उनके रास्ते के बीच आ गई। अब लगातार खेल पाना रोनाल्डो के लिए मुश्किल होने लगा था और इसीलिए अपने बेहतरीन प्रदर्शनों के साथ वर्ष 2011 में इन्होंने खेल जगत से संन्यास की घोषणा कर दी। आज भले ही रोनाल्डो खेल के मैदान से दूर हैं, लेकिन ये नाम अभी भी हर फुटबॉल प्रेमी के जहन में तरोताजा है और आज रोनाल्डो को उनके जन्मदिन पर उनके सभी चाहने वालों व बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। वैसे संदीप, क्या तुम बिना लाइट के एक दिन भी आराम से बिता सकते हो? एक पूरा दिन? नो वे। पर बबीता, ये कैसा सवाल है? और भला लाइट को क्या होने वाला है? अरे तुम परेशान ना हो बच्चा, मैं किसी पावर कट के बारे में नहीं बल्कि इस पावर को हम तक पहुंचाने के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम आज की इस महान शख्सियत के बारे में बातें कर रही हो जिन्होंने अपने आविष्कार के रूप में दुनिया को डायनामो का तोहफा दिया और उसी के आधार पर जनरेटर और मोटर बन सके। हाँ संदीप, वैसे तो बिजली को हम तक पहुंचाने में बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान है, लेकिन उनमें से माइकल फैराडे एक ऐसा नाम है जिसने घर घर तक इसे आसानी से पहुंचाने में हमारी मदद की। महान वैज्ञानिक जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना में फैराडे के शोध कार्यों का प्रयोग किया था। हाँ, खुद सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन ने फैराडे की तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर लगाई हुई थी। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। फैराडे ने अपने जीवन की शुरुआत बतौर जल्दसाज यानी बुक बाइंडर किताबों की दुकान पर काम करने के साथ की। इस दौरान जब कभी भी उन्हें मौका लगता तो वो रसायन और विद्युत भौतिकी पर आधारित पुस्तकें पढ़ते रहते। अपने इसी ज्ञान के बल पर फैराडे ने सन 1813 में महान रसायनज्ञ सर हम्फ्री डेवी के व्याख्यानों पर कुछ टिप्पणियां लिखी, जिन्हें सुनकर हम्फ्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फैराडे को अपनी प्रयोगशाला में बतौर सहायक रख लिया। This is excellent work, Faraday. So what is it you aim to do with your life? My desire, sir, is to escape from trade, which I find vicious and selfish, and to become a servant of science, which I imagine makes its pursuers amiable and liberal. विज्ञान में उनकी रुचि बढ़ती चली गई और देखते ही देखते वो 1833 में रॉयल इंस्टीट्यूट में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक हो गए। फैराडे ने अपने जीवन काल में विज्ञान और गणित दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें से एक है 1831 में खोजा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वही सिद्धांत है दोस्तों जिसने भविष्य में जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की नींव रखी। सिर्फ यही नहीं, फैराडे ने केमिस्ट्री में प्रमुखता से प्रयोग होने वाले लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की खोज भी की थी।
इन नियमों को फैराडे के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अरे संदीप, नियम तो नियम, इसमें प्रयोग किए जाने वाले ज्यादातर तकनीकी शब्दों के नाम भी फैराडे ने ही दिए थे। अपने इसी सिद्धांत के आधार पर फैराडे ने क्लोरीन गैस का द्रवीकरण किया और साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े अपने सभी शोध इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन इलेक्ट्रिसिटी नामक पुस्तक में भी लिखे थे। फैराडे अपने काम में इतने खोए रहते कि उन्होंने ताउम्र ना ही कोई पद स्वीकार किया और ना ही कोई सम्मान। प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने भी माइकल फैराडे की खोजों और उनके आविष्कारों को अनमोल बताया है और साथ ही साथ ये भी स्वीकारा है कि कोई भी सम्मान फैराडे के नाम से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। वो सदियों तक महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में ही शामिल किए जाएंगे। वैसे बबीता, आज इनके सम्मान में बोला गया हर शब्द और हमारा एपिसोड शायद इनके योगदानों के लिए बेहद ही छोटा पड़ेगा, लेकिन फिर भी सदी के महानतम वैज्ञानिक माइकल फैराडे को पूरी दुनिया के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का भी दिल से सलाम। तो आज के इस एपिसोड में बबीता और संदीप को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।